सक्सेस ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर कल होने वाला है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी को और भी पुख्ता कर सके। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रश्नों को, और आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों का आपको उत्तर आ रहा है। अगर 25+ आ रहा तो आपकी तैयारी ठीक है, अन्यथा आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था? मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसके द्वारा लाया गया था? ये जो पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 द्वारा, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 के द्वारा। तो आपको बता दें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था वो आपका आया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अनुसार। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? मतलब प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है फ्रावेल, या फिर जॉन डीबी, या फिर आर्मस्ट्रांग, या फिर मैकडूगल। जॉन डीबी द्वारा प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल इक्विटी कितना होना चाहिए या कितना है? ऑप्शन ए आपका अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6 या 6 से कम, नहीं गलत है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6/7, जी नहीं ये भी गलत है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 30 में से 6, नहीं ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपका अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया तत्परता का, उसमें यही बताया गया दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तो आप प्रभावशाली या सही ढंग से या जल्दी सीखेंगे। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, फ्रावेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो फ्रावेल ने गेंद का जो खेल था उस पर प्रमुख बल दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, जी ये तो सही है। ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, जी ये भी सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, जी ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है आप अपने समाज में एक अच्छे नागरिक बने, अपने समाज का ऐसे नागरिक बने जो समाज का विकास करे, समाज के हित की बातें सोचे, आपका व्यवहार भी लोगों के प्रति अच्छा हो और लोगों के प्रति आपका व्यवहार जो है सम्माननीय हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है? सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन है, आप व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं। दूसरा, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। तीसरा है, व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। या फिर जो आपका है डी, व्यक्ति विशेष न तो कोटि न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आपको पता है आत्म केंद्रिकता, सजीवतावाद और यथार्थवाद, इन तीनों से बालक का चिंतन प्रदर्शित होता है, लेकिन व्यक्तिकवाद से नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? बालक यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, जी ये भी सही है। इसमें नंबरों का स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, जी ये भी सही है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, जी नहीं, यह ऑप्शन जो है गलत है। जो मूल्यांकन किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, जो मूल्यांकन किया जाता है उसका लक्ष्य यही होता है कि बालक की कमियों का पता लगाया जाए और उसका उपचार किया जाए, और शिक्षक का बोझ इससे कम ही होता है। बालक को सीखने में आसानी होती है और शिक्षक को ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, या फिर प्रभुत्ववादी भूमिका में, या फिर प्रजातांत्रिक भूमिका में, या फिर प्रभावशाली भूमिका में। तो दोस्तों एक शिक्षक की बात करें तो उसे प्रजातांत्रिक भूमिका में काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो अधिगम का कार्य जो होगा, मैंने आपको पहले बताया, अधिगम का अर्थ ही होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका परिणाम आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या करें, व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आपके व्यवहार परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब आप सीख भी नहीं रहे हैं उस चीज़ को। आप तो उसे देख तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। एक अगला प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, या फिर कम समय में अधिक सूचना देना, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, या फिर दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो कक्षा पर नियंत्रण जी नहीं, कम समय में अधिक सूचना देना ये भी नहीं सही है, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना ये भी नहीं। कोई मतलब नहीं पूछा है प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, नए नए तरीका ढूंढ सकता है जिससे विद्यार्थी चीज़ को सीखने में ज़्यादा रुचि लें और आसानी से सीख सकें, मतलब सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका समूह शिक्षण है क्या है। संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूह द्वारा शिक्षण है, या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय है। जी ये तो गलत है। स्कूल में शिक्षकों को समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह बांटकर शिक्षण है, ये भी गलत है। आप समूह में ना बांटिए किसी की योग्यता के अनुसार, वरना दूसरे बालक के अंदर कुंठित की भावना हो जाएगी और जो एकता के भाव होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी एक शिक्षण का प्रकार है। आप सभी बालकों को शिक्षा एक समान और एक ही कक्षा में इसलिए दिया जाता है ताकि भिन्न भिन्न भाषाओं से बालक परिचित हो सके, भिन्न भिन्न शैलियों से बालक परिचित हो सके। स्कूल का यही लक्ष्य ही होता है कि सभी बच्चों, सभी जाति धर्म के बच्चों को साथ लेकर चले ताकि उनके अंदर क्या बोलते हैं मानवता की भावना हो, सहयोग की भावना विकसित हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। संसाधन, रुचि और विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने शिक्षक के समूह द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। ये प्रश्न आपको आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मतलब आप बाल विकास ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हैं। मानव विकास का सही क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था आता है, उसके बाद आपका क्या आता है बाल्यावस्था, उसके बाद आपका किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। मतलब आप देखेंगे शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा, मतलब ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है, बाकी तीनों गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया है किसने। व्यक्तित्व का जो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत दिया गया स्पेंजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ये आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है क्या। विद्यार्थियों से उनका गृहकार्य करवाना, जी नहीं ये गलत है। शिक्षण की प्रक्रिया आनंदप्रद बनाना, ये जी हाँ दोस्तों। अगर आप देखेंगे, हम अगला भी ऑप्शन देख ले रहे हैं लेकिन जो बी है वह सटीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं। महत्वपूर्ण चुनौती की बात की जाए, प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना ताकि बच्चे उसे अच्छे से सीख सकें और शिक्षण कार्य जो है वह सरलता से बच्चों के प्रति आप कर सकें, मतलब बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है पूछा है। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जी बिल्कुल ये तो है। बात करें पुनर्बलन की तो सकारात्मक आप शब्दों से भी, अच्छे शब्दों से भी, सकारात्मक शब्दों से भी पुनर्बलन बालक का बढ़ा सकते हैं, जैसे कि शाबाशी देकर या फिर बहुत अच्छा कहकर, किसी ऐसे शब्दों का उपयोग करके जिससे बालक के अंदर ऊर्जा हो, ऊर्जा उत्पन्न हो। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए भी इसका मतलब ये तो है। शारीरिक दंड दूसरा है दोस्तों, जी यहाँ पर देखिए शारीरिक दंड आप ये समझ के ना लगाइए कि आपका यही राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों उसमें पूछा पुनर्बलन का प्रकार नहीं है पूछा है। तो शारीरिक दंड भी पुनर्बलन का प्रकार है, हालांकि नकारात्मक है लेकिन है।
मतलब बी भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी भी पुनर्बलन का प्रकार है। तीसरा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, मैंने आपको पहले बताया, शब्दों से हो या फिर दंड से हो, नकारात्मक ही है और पुनर्बलन का भी कार्य कर रहा है, बालक को पीछे ढकेल रहा है। तो मतलब सी भी इसका उत्तर नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन पुनर्बलन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी है उसको देखिए, ऊपरी में से कोई नहीं, जी यही आपका राइट आंसर है। पुनर्बलन का प्रकार नहीं है पूछा है तो ये तीनों हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, एक सजीव कक्षा स्थिति निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, जी नहीं। पूर्ण रूप से शांति, ये भी नहीं। विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ मारते, ये भी, डी भी गलत है। आप सी ऑप्शन उठाइए, शिक्षक वार्ता छात्र, शिक्षक छात्र वार्ता। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छी कक्षा उसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अच्छी कक्षा उसे माना जाता है जहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण होता रहे, लगातार होता रहे। छात्र प्रश्न पूछे, शिक्षक उसका आवाज़ जवाब दे, शिक्षक प्रश्न पूछे, छात्र उसका जवाब दे। ये संप्रेषण अगर होता है तो छात्र शिक्षक से एक प्रकार आप कह सकते हैं अच्छे से घुल मिल जाते हैं और उन्हें सीखने में या फिर प्रश्न पूछने में किसी प्रकार का हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ता और वो अच्छे से शिक्षण कार्य कर पाते हैं। मतलब बी इज़ राइट आंसर, सॉरी सी इज़ राइट आंसर। सबसे अधिक संभावित आपका शिक्षक छात्र वार्ता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है पूछा है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों हैं। डी आध्यात्मिक आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1994 में आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है मास्लो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने? आपको पता होना चाहिए प्रयोगात्मक विधि जो प्रतिपादित किया गया, यह आपका किया गया है विल्हेल्म वुंड द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण है, ये पूछ रहा है आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या बी और सी दोनों? तो दोस्तों शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी है, प्रक्रिया नहीं है। मतलब बी और सी दोनों आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा का औसत आय को प्रभावित नहीं करता। जी ये तो गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा का औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, ये तो गलत है। आय के अनुसार अधिक समझाती, ये भी गलत है। आय के अनुसार अधिक विषम जाति, ये भी गलत है। पूछा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हो गया? तो अप्रभावित हो गया क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो विद्यालय में कक्षा के आयु के औसत को प्रभावित नहीं कर रहा है, जिसके चलते मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया था? तो दोस्तों ज़्यादा जेडपीडी का जो प्रत्यय दिया है वो आपका दिया किसने? ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वाइगोस्की ने दिया है, आपको पता होना चाहिए। जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया वह वाइगोस्की ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद या शारीरिक रचना या फिर मानसिक योग्यता? तो दोस्तों व्यक्तिगत की बात करें तो जो विभिन्नता होती है वह सब में पाई जाती है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध
ए परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध की बात करें तो आपको उत्तर हो जाए बेलक ने बाल अंतर्बोध का परीक्षण का निर्माण किया। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बेलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विद्यार्थियों में प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका कलाकार प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, नहीं, गलत। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, ये भी गलत। नई तकनीकों नई विधियों का प्रयोग करना, जी यही राइट आंसर होना चाहिए। या फिर डी उनकी आकांक्षा स्तर को घटाना, ये तो गलत है। सी आपका नई तकनीकों नई विधि का प्रयोग करना, यही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? समावेशी का अर्थ ही होता है दोस्तों सभी को साथ लेकर शिक्षण कार्य करना। पहला ऑप्शन, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी को साथ लेकर शिक्षण कार्य करना ही आपका समावेशी शिक्षा का तात्पर्य, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। अगला प्रश्न, सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? तो दोस्तों बाल अपराधी आपका राइट आंसर होगा। मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक, जड़ बुद्धि से कोई मतलब नहीं। सामाजिक नियमों कानूनों के विरुद्ध अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो आप बाल अपराधी के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो ये रहा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है कल 23 जनवरी को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।